दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अखिलेश यादव ने संसद में सदन के भीतर ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया है, ऐसे ऐसे मामलों को उठाया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देते सूझ नहीं रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री सदन में बैठे रहे, केंद्र सरकार के सांसद सदन में बैठे रहे, उनको कोई जवाब नहीं सूझा। अखिलेश यादव ने चुनाव में की गई बेईमानी से लेकर के चीन द्वारा भारत की सीमाओं पर, भारत के से सटे हुए इलाकों पर कब्जा करने तक, जातीय जनगणना से लेकर के पुलिस प्रशासन की जो चुनाव में बेईमानी कराई गई, बंदूक की नोक पर जिस तरीके से वोट डालने के लिए रोका गया, एक एक तस्वीर, एक एक बात अखिलेश यादव ने बहुत सटीक तरीके से और बहुत तीखे अंदाज में की। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना से लेकर के दोस्तों और तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने, चाहे वो मुसलमानों पर सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की बात हो, चुन चुन कर मुसलमानों के घर गिराए जाने की बात हो, सब कुछ अखिलेश यादव ने बड़े ही तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोला। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई, वहां से सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने लोगों से उनके वोट डालने के अधिकार को उनसे वंचित रखा है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मीरापुर में, आपको वो तस्वीरें याद होगी कि कैसे एक पुलिस का अधिकारी ऐसे पिस्टल दिखा रहा था और एक महिला को, और सामने वो महिला डटी हुई थी। उन अम्मा को भी अखिलेश यादव ने भरे सदन में उनको सलाम किया और उनको उनकी हौसला अफजाई की कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के सामने वो डटी रहीं और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और कहा कि वोट तो डाल के रहेंगे। आपको याद होगा, उनका नाम है तोहिबा। तोहिबा की वो तस्वीर आप सभी के दिमाग में छपी होगी कि कैसे एक पुलिस वाला पिस्टल दिखा रहा था और वो तस्वीर क्लिक हो गई थी दोस्तों। और उस तस्वीर के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। आपको यह भी याद होगा कि कुंदरकी में किस तरीके से 250 से ज्यादा बूथ पर बस्ता ही नहीं लगने दिया या उनके एजेंट ही नहीं पहुंचने दिए गए थे। किस तरीके से बांस और बल्ली गाड़ करके वोटर्स को वोट डालने से रोका गया था। सब कुछ अखिलेश यादव ने सब कुछ गिनाया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन महिलाओं ने इतनी बहादुरी दिखाते हुए उसके बावजूद वोट डालने पहुंची, हम उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने संविधान की प्रस्तावना का भी जिक्र किया, सामाजिक न्याय का भी जिक्र किया, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता का भी जिक्र किया। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव ने मीरापुर को लेकर के क्या कुछ कहा है वो जरा आप सुन लीजिए। जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे।
क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता स्वतंत्रतापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव में बेईमानी के मुद्दे पर सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल को लेकर के संसद के भीतर, सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आईना दिखाया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आईना दिखाया। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय का भी जिक्र किया, संविधान की प्रस्तावना का भी, प्रियम्बल का भी जिक्र किया, जिसमें जिक्र है सामाजिक न्याय का, सामाजिक और आर्थिक समानता का। और आपको याद हो तो मैं बता दूं कि जातिगत जनगणना का एक ऐसा मुद्दा था जिसकी धुरी पर ही इंडिया गठबंधन ने 24 का चुनाव लड़ा और अभी तक वो उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बड़ी बेबाकी के साथ उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना के हम लोग पक्षधर हैं और अगर सरकार जातिगत जनगणना करा दे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार करा दे हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर सरकार ने नहीं कराया तो जब कभी भी हम लोग उस स्थिति में आएंगे, उस परिस्थिति में आएंगे, तो जातिगत जनगणना करवा करके SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को उनका अधिकार जरूर दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उन्हीं के शब्दों में जरा सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहें तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने NFS का भी मुद्दा उठाया। NFS मतलब नॉट फॉर सुटेबल, एक नया शब्द चला है, शब्द नॉट फॉर सुटेबल का। जब यूनिवर्सिटीज में, जब विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स की भर्ती की बात होती है तो उसके आगे ये शब्द लिख दिया जाता है, यानी कि SC, ST, OBC वर्ग से उनको सुटेबल ही नहीं मिलता। आरक्षण को खत्म कर देने का मुद्दा अखिलेश यादव ने भी उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो रोजगार सृजन कर नहीं पा रही है और जो कर रही है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रही, जिससे सीधे तौर पर SC, ST और OBC वर्ग के आरक्षण पर डाका पड़ रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ बड़े पदों पर NFS कर दिया जाता है, दूसरी तरफ निचले पदों की जो वैकेंसीज हैं, जो नौकरियां हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया गया। क्या कहा इस बारे में अखिलेश यादव ने, यह भी सुन लीजिए जरा। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम बेच दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने कई अहम मुद्दों को छुआ, कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जब बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने एक और बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने चाइना का मुद्दा उठाया और बताया कैसे, अखिलेश यादव ने बताया कैसे लद्दाख में भारत पीछे हटा है।
कैसे हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं, यह भी अखिलेश ने बताया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो मीरापुर में उपचुनाव का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर गिराए जाने का मुद्दा हो, अखिलेश यादव ने मुसलमानों के ऊपर भी हो रहे अत्याचार की आवाज संसद में बुलंद की। दोस्तों आप सभी को याद हो कभी 2 दिन पहले आजम खान साहब ने एक चिट्ठी लिखवाई थी, एक संदेश भिजवाया, तो उसके 2 दिन बाद अखिलेश यादव ने मुसलमानों का मुद्दा इतनी पुरजोर तरीके से उठाया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो निचली अदालतों में मस्जिदों के सर्वे की बात है उस पर सुनवाई करने से जो मना किया है, रोक लगाई है, उसके लिए भी अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा। भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर किस तरीके से खिंचाई की अखिलेश ने, यह भी जरा सुन लीजिए। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने एक एक करके सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सामने आईने की तरह रख दिया, लेकिन सरकार है कि आईना देखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर देखेगी तो उसको उसमें अपनी असली सूरत दिख जाएगी, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।